हेलो दोस्तों। इंडिया के कॉर्पोरेट लॉज में एक काफ़ी अनयूजुअल पॉलिसी एक्सपेरिमेंट हुआ है। 2014 में एक चेंज आया था जिसके कारण हर बड़ी इंडियन कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का एक फिक्स हिस्सा सोशल कॉजेज़ पर स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन ये पैसा किस चीज़ पर खर्च किया जा रहा है इसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की किसी भी मेजर इकॉनमी में ऐसा नहीं होता है। हर मेजर इकॉनमी में सोशल स्पेंडिंग नॉर्म्स इससे कई सरल हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव के तहत कंपनीज को बस अपने एनवायरमेंटल और सोशल फुटप्रिंट का डिटेल डेटा पब्लिश करना पड़ता है। खर्च करना या नहीं करना है ये वो खुद तय कर सकते हैं। लेकिन भारत में कुछ अलग चल रहा है। हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 के तहत कंपनीज को अपने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% सोशल कॉजेज़ के लिए खर्च करना पड़ता है। पिछले एक दशक में भारत में लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपीस सोशल कॉजेज़ पर खर्च करे गए हैं और ये नंबर कंपनीज की अर्निंग्स के साथ बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इंडिया के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ यानी CSR के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये लॉ कब और कैसे आया और आखिर ये किन कंपनीज पे लागू होता है। फिर हम समझेंगे कि आखिर ये लॉ इफेक्टिव है भी या नहीं। देखेंगे कि आखिर में ये पैसा कहाँ गया और कहाँ नहीं। और अंत में समझेंगे कि ये CSR कंपनीज को कैसे इफेक्ट करता है। मैं हूँ आपका होस्ट श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने कॉर्पोरेट्स का पैसा सोशल कॉजेज़ के लिए यूज़ करने की कोशिश करी है। 2013 के पहले भी 2009 और 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने CSR गाइडलाइंस इशू किया था। हालांकि हमारी इंडस्ट्रीज़ ने इन दोनों ही गाइडलाइंस को कभी सीरियसली नहीं लिया। 2011 में तो सेबी खुद इस मामले में घुस गया था। सेबी ने भारत की टॉप रेटेड कंपनीज के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इशू करना मैंडेटरी कर दिया। इस रिपोर्ट में कंपनीज को एनवायरमेंटल और सोशल कॉजेज से रिलेटेड 36 ब्रॉड क्वेश्चंस आंसर करना होता है। यहाँ तक भी कंपनीज के लिए किसी भी कॉज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं था। अब देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इस ग्रोथ का फ़ायदा देश के कुछ 1 से 2% लोगों तक ही पहुँच पाया। देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भूखमरी और गरीबी का शिकार है। 2012 में जब इस बिल का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया, लगभग 1760 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हमारे नेशनल इनकम का 22% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड था। इसे सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार के साथ साथ पॉपुलेशन का वो 1% हिस्सा भी काम करे। लेकिन इस एक्ट से पहले तक सरकार कभी इस मामले में बहुत सख्त नहीं रही है। कंपनीज एक्ट को ड्राफ्ट करते वक्त इस मामले में हमारी सरकार का अप्रोच काफ़ी रिलैक्स था। गवर्नमेंट ने कंपनीज को कंप्लाई और एक्सप्लेन का ऑप्शन दे दिया, यानी अगर कोई कंपनी सोशल कॉजेज़ पे स्पेंड नहीं भी करती है तो भी उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्हें बस अपने बोर्ड रिपोर्ट में इसका कारण डिस्क्लोज करना होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचते ही इस लॉ की महत्वता बढ़ गई और अप्रैल 1, 2014 में जो लॉ पास हुआ उसने CSR स्पेंडिंग को कंपलसरी बना दिया और तब से लेकर आज तक ये लॉ हमारे देश में ग्राउंडेड है। इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में भारत दुनिया का पहला देश बना। 2009 में हमसे पहले मॉरिशस ने भी 2% CSR रूल अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका इनिशिएटिव 2015 से लंबा नहीं टिक पाया। आखिर ये लॉ किन कंपनीज पर लागू होता है? देखो, CSR उन्हीं कंपनीज पर लागू होगा जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से बड़ा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से बड़ा है। इन शर्तों में अगर एक भी शर्त मैच हो जाता है तो कंपनी का अपना पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सोशल इश्यूज़ पर खर्च करना ही होगा। इस लॉ के तहत सोशल इश्यूज़ की एक लंबी लिस्ट बनाई गई है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और हंगर इरेडिकेशन जैसे कई कॉजेज आते हैं। अगर कोई कंपनी 50 लाख से ज़्यादा CSR पर खर्च करती है तो उसे बोर्ड लेवल पर एक CSR कमेटी भी बनानी पड़ती है जो उनके खर्चों का हिसाब रखे। काफ़ी समय तक कंपनीज के लिए इन रूल्स का उल्लंघन करना ईजी था, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट्स ने इस फ्रेमवर्क को कंप्लाई और एक्सप्लेन से कंप्लाई और सफ़र बना दिया। अब अगर कंपनी निश्चित किया हुआ अमाउंट CSR पर स्पेंड नहीं करती है तो उन पर पेनल्टी लगा दी जाती है। और इसी मैंडेट और पेनल्टी की वजह से हमारे सोशल सेक्टर में लगभग 1.22 लाख करोड़ की एडिशनल स्पेंडिंग हुई है, जिसका 63% तो पिछले 5 साल में ही डिप्लॉय हुआ है। FY24 में तो कंपनीज ने एक साल में लगभग 19,000 करोड़ CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च की हैं। 2/3 लिस्टेड कंपनीज तो अब 2% से ज़्यादा ही CSR पर स्पेंड करने लगी हैं।
FY15 और FY25 के बीच एग्रीगेट स्पेंडिंग एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1.8 से बढ़कर 2.65% हो गया है। लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे दो ऐसे ट्रेंड्स हैं जो इस कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पहला है ज्योग्राफी और दूसरा हमारा बदलता हुआ एनजीओ सिस्टम। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को समाज से कम करने के लिए लाए गए इस लॉ में भी कॉन्सेंट्रेशन का ही पैटर्न दिख रहा है। सारी लिस्टेड कंपनीज के CSR स्पेंड का 34% महाराष्ट्र और 12% दिल्ली में ही किया जा रहा है। FY24 में टोटल CSR स्पेंड्स का 95% पैसा तो भारत के टॉप 10 स्टेट्स में ही घूमता रहा, जिनमें से कई स्टेट्स तो पहले से ही काफ़ी परिपूर्ण हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के रिलेटिवली पिछड़े हिस्सों तक इस CSR का सिर्फ 12% अमाउंट ही पहुंच पाया। इस कॉन्सेंट्रेशन में कहीं ना कहीं कानून का ही दोष है। कंपनी लॉ के इस एक्ट में लोकल एरियाज को प्रेफरेंस दिया गया है। इस प्रेफरेंस के तहत लॉ ये इंश्योर करना चाहता है कि कंपनीज अपने ऑपरेशंस के आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट सबसे पहले करें। लेकिन क्योंकि कंपनीज के ऑपरेशंस मोस्टली इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब्स में ही एकत्रित होते हैं, CSR का ज़्यादातर पैसा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस इलाकों में ही जाने लगा। जिन इलाकों को सोशल स्पेंडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन तक तो इस कानून का सिर्फ नाम मात्र पैसा ही पहुंच पाया। इस लॉ को गवर्नमेंट ने खुद भी अपने CSR पोर्टल पर एक्नॉलेज किया है। गवर्नमेंट ने माना है कि CSR स्पेंडिंग सप्लाई ड्रिवन है और इसका प्रभाव ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ही एकत्रित है। अब आते हैं हमारे दूसरे रीज़न, NGOs पर। देखो, पहले कंपनी CSR का पैसा NGOs में ही डाल देती थी, जो इस पैसे को ग्राउंड लेवल पर सही इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ऑपरेटर लेड NGOs के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे कंपनीज के लिए रूरल एरियाज में जेन्युइन NGOs खोजना एक चैलेंज बनता चला गया। इस वजह से कंपनीज ने NGO का रास्ता देखना छोड़ दिया और वो अब इस पैसे को अपने ही इन हाउस फाउंडेशंस के थ्रू डिप्लॉय करने लगे हैं। क्रिसिल के 2025 ईयर बुक में इस ट्रेंड को एक बहुत बड़ा चैलेंज बताया गया है। CSR का ये मैंडेट सोशल कॉज के लिए पैसे इकट्ठे करने में तो सफल हो गया, लेकिन उस मैकेनिज्म को सही से नहीं संभाल पाया जो कम्युनिटी लेवल पर इस पैसे को सही ढंग से यूज कर पाता। नॉर्मली जब कोई कंपनी अपनी मर्जी से सोशल कॉजेज पर पैसा खर्च करती है तो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज सब पर एक पॉजिटिव मैसेज आता है। लेकिन ये सिग्नल तभी काम करता है जब तक इसको कोई मैंडेट नहीं कर रहा। राजगोपाल और तंत्री ने 2021 में इंडिया में यही पैटर्न देखा। सेक्शन 135 आने से पहले कंपनीज खुद से CSR पर बड़ा अमाउंट खर्च करती थीं, जिससे सोसाइटी में उनके ब्रांड का एक पॉजिटिव मैसेज आता था। लेकिन जैसे ही ये लॉ आया और सबको CSR करना पड़ा, कंपनीज के लिए वो डिफरेंशिएशन फैक्टर खत्म हो गया। तो जो कंपनीज पहले अपने प्रॉफिट का 10.8% CSR पर खर्च कर रही थी, इस एक्ट के आने के बाद सिर्फ 3.6% तक ही खर्च करने लगी। यानी जिस 2% को इंडस्ट्री का फ्लोर बनाया गया था, वो कंपनीज के लिए अब सीलिंग बनकर रह गया है। ये लॉजिक कई ग्लोबल स्टडीज ने भी कंफर्म किया है। अल्बुकर्की, कॉस्किनेन और जैंग के 2019 के स्टडी के हिसाब से कंपनीज CSR को कई बार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करती हैं। जो कंपनीज खुद से CSR करती हैं, अक्सर उनका कस्टमर बेस काफ़ी लॉयल होता है। पॉजिटिव ब्रांडिंग की वजह से कई बार ये कस्टमर बेस इन कंपनीज के साथ इनके बुरे वक्त में भी साथ रह जाता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मोस्टली तभी काम आती है रिलेटिवली कम कंपनीज ये कर रही हों। तो अगर सारी कंपनीज को ये करना ही पड़ेगा तो ज़्यादा खर्च करके भी किसी कंपनी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में कंपनीज CSR के बजाय एडवर्टाइजिंग से ब्रांड बिल्ड करना प्रेफर करती हैं। इस स्टडी में भी यही देखा गया है कि जिन कंपनीज ने अपना CSR स्पेंडिंग कम किया, उनका एडवर्टाइजिंग बजट लगभग 25% से बढ़ गया। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्चर्स ने पाया कि कंपनीज के लिए वॉलंटरी CSR एडवर्टाइजिंग के मुकाबले एक बेटर यूज ऑफ कैपिटल है। जिन कंपनीज ने मैंडेट आने के बाद से अपना CSR घटाकर एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ा दिया है, उनका ROA 8% से और ROE 11.5% से गिर गया। और सिर्फ रिटर्न्स ही कम नहीं हुए, CSR स्पेंडिंग की वजह से कंपनीज का सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा भी बढ़ गया। चौहान, घोष और जदियप्पा के एनालिसिस के हिसाब से जिन कंपनीज पर CSR स्पेंडिंग का मैंडेट लगा दिया गया था, उनका सिस्टमैटिक रिस्क नॉन मैंडेटेड कंपनीज के मुकाबले 8% बढ़ गया। बीटा या सिस्टमैटिक रिस्क एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मार्केट के साथ कंपेयर करता है। हाई बीटा हमें यह बताता है कि स्टॉक इकोनॉमी के मूवमेंट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल कॉजेज पर खर्च करने का मैंडेट आखिर किसी कंपनी को रिस्की कैसे बना सकता है। इसका कारण है ऑपरेटिंग लेवरेज। मैंडेट आने से पहले तक CSR कंपनीज के लिए एक डिस्क्रेशनरी स्पेंड था, यानी कंपनीज अपने अच्छे वक्त में इस पे ज़्यादा खर्च कर सकती थीं और बुरे वक्त में कम। लेकिन मैंडेट के बाद से उन पर 2% का एक क्वाजी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लग गया। अब चाहे इस साल बिजनेस कितना भी बुरा रहे, आपको CSR पर अपने पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट्स का 2% खर्च करना ही पड़ेगा। जब किसी फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा फिक्स्ड हो जाता है
तब उनके प्रॉफिट्स रेवेन्यू के साथ शार्पली मूव करने लगते हैं। कॉस्ट्स फिक्स्ड होने की वजह से रेवेन्यू में आई छोटी सी गिरावट भी प्रॉफिट को ज़्यादा ज़ोर से गिरा सकती है। अब क्योंकि फर्म की अर्निंग्स भी सिक्लिकल होती हैं, उसका स्टॉक मार्केट मूवमेंट से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिस वजह से उसका बीटा भी बढ़ जाता है। रिसर्चर्स द्वारा की गई एक और स्टडी में तो ये भी पाया गया कि सिर्फ मैंडेट के अनाउंसमेंट पर ही जिन कंपनीज पर CSR स्पेंडिंग फोर्स की गई थी, उनके स्टॉक प्राइसेस में 4.1% की गिरावट आई है। यानी एक्सपेंसेस तो बढ़े ही, ऊपर से मार्केट कैप भी गिर गया। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यूजुअली कंपनीज के नॉर्मल एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, यानी कंपनीज अपने सारे खर्चों को माइनस करके जो भी बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37 के तहत CSR एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, यानी कंपनीज को एवरेज प्रॉफिट का 2% लेवी तो देना पड़ता है, साथ ही इस पर कोई टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलता। अब जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके खर्चे भी बढ़ें और उनका टैक्स डिडक्शन भी ना मिले और रिटर्न्स भी गिरने लगें। इसलिए कंपनीज अब CSR अवॉइड करना चाहती हैं और वो इससे बचने के लिए कई अतरंगी तरीके खोजने लगी हैं। गंगोपाध्याय और होमरॉय की एक स्टडी में कंपनीज का एक ऐसा ग्रुप सामने आया जिनका नेट प्रॉफिट CSR ऑब्लिगेशन के 5 करोड़ से सिर्फ मार्जिनल ही कम रह जा रहा था। ऐसा करने के लिए ये कंपनीज ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करने लगी और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी अनाउंस करने लगी। इससे इनका R&D एक्सपेंस इन्फ्लेट होने लगा। साथ ही कई कंपनीज कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगी हैं, जिसमें ये अपने लॉसेस को जल्दी रिकग्नाइज कर लेती हैं और गेन्स को स्लोली। इससे इनके नेट प्रॉफिट के साथ साथ CSR लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि CSR बेकार है। आखिर CSR की वजह से ही एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन जैसे कॉजेज तक 1.22 लाख करोड़ रुपीस पहुंच पाया है। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसे मुश्किल टाइम में भी CSR की वजह से 7,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सका। लेकिन जहाँ एक तरफ मैंडेट ने CSR की क्वांटिटी बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ इस मैंडेट का क्वालिटी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। ज़्यादा कंपनी CSR पर खर्च तो करने लगी हैं, लेकिन वो पैसा अभी भी इफेक्टिवली डिप्लॉय नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है, CSR भारत में चेंज लाने में कितना सफल रहा है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।